नमस्कार। आज हमारे साथ हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो श्री राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सैनी जी ने 5 तारीख से एकता यात्रा आरंभ की पानीपत से, जो कि सोनीपत होते हुए अभी रोहतक पहुंचे हैं। आज हमारे साथ हैं सैनी साहब। और एकता यात्रा क्यों निकालनी पड़ी, क्या कारण है, इस विषय पर आज हम सैनी साहब से बात करेंगे। जी सैनी साहब, आपने एकता यात्रा ही जो यात्रा का नाम दिया है, ये एकता नाम ही क्यों दिया है? जो 85वीं सदी जिसको हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के नाम से जानते हैं, ये 6743 जातियों में जातियों के बाद गोत्रों में बंटा हुआ समाज है। इनके अंदर फूट डालने वाले मनुस्मृति के लिखने वाले लोग इनमें फूट डाल करके ही 4-5 हजार सालों से इनको गुलाम बनाकर पूरे देश का अस्तित्व कैप्चर करे बैठे हैं। अब इसमें फूट डाल करके जो हमारे टुकड़े टुकड़े टुकड़े, कोई कुम्हार बना बैठा है, कोई कश्यप बना बैठा है, कोई हमारा धोबी बना बैठा है, कोई हमारा सैन बना बैठा है, कोई हमारा गुज्जर बना बैठा है, कोई सैनी माली बना बैठा है, कोई यादव बना बैठा है। ये OBC समाज और धाणक, वाल्मीकि, चमार, ये टुकड़ों टुकड़ों में एक ही सुंदर समाज है। क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर जो धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म तो नहीं है कोई भी, क्योंकि ये तो मुगलों ने गाली दी थी। ये ब्राह्मण धर्म है और इस ब्राह्मण धर्म में उन लोगों ने व्यवस्था ये स्थापित की कि ये लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। इसलिए इनकी एकता करने के लिए हमने ये यात्रा निकालने की मजबूरी समझी कि पहले तो इनको एक करना ही, इनको समझाना ही कि आप सब लोग शूद्र हो और कम से कम शूद्र तो इकट्ठे हो जाओ, जो 80-85% है। इसलिए ये एकता यात्रा जो अभी आपने शूद्र समाज को या OBC समाज जिसको कहा जाए, उसको इकट्ठा करने के लिए निकाली है। और आज आप रोहतक पहुंचे हैं, तो रोहतक में कितने दिन यात्रा रुकेगी? 1 दिन रुकेगी, 2 दिन रुकेगी, कैसे क्या रहेगा रोहतक का? आज ये यात्रा पानीपत से आउटर पानीपत, शहर पानीपत, इसराना, गौर, गनौर, राई और उसके बाद सोनीपत के बाद गुहाना, बरोदा, खरखोदा, कलोई और फिर बहादुरगढ़ और बादली, झज्जर और उसके बाद बेरी, कलानौर होते हुए आज ये हाल्ट के तौर पे 1 दिन का हाल्ट रहेगा। क्योंकि थकान सारे भाइयों को जो है ना महसूस करने लगती है, ड्राइवर भी हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। तो आज ये सिर्फ मंडे से दोबारा कंटिन्यू होगी। संडे को कल शहर रोहतक में ही रहेंगे। हाँ, कल शहर और मंडे को दोबारा से आरंभ करेंगे दोबारा से यात्रा। आरंभ करेंगे। तो जैसे अभी मैंने देखा कि आप एक ये छोटी ही जो बुक बना रखी है और आप अभी कुछ महिलाओं को बांट रहे थे, इसमें क्या है ऐसा जो इस बुक के अंदर? ये बुक देखने में जितनी छोटी है, ये देखने में, ये नॉलेज में उतनी ही, क्योंकि बड़ी बुक्स को हमारे बैकवर्ड और दलित समाज के पास, SC ST OBC के पास किताबें पढ़ने का समय ही नहीं है। इसलिए समरी कर करके गुलामगिरी की समरी करके इस पे अंधविश्वास जो हजारों साल से इस OBC SC शूद्र वर्ग के ऊपर थोपा हुआ है, उसका चीर हरण करने के लिए कि ये ग्रंथ जिनको लोग अपने जीवन शैली का आधार मान के चल रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि जैसे ढोल को पीट के काम लिया जाता है, ऐसे ही नारी, पशु और शूद्र को पीट के काम लिया जा सकता है। इसलिए जो नारियां यहाँ पर बैठी थी, मैं उनको ये बात कह रहा था कि हक और अधिकार पिता की, पति की जायदाद में आपको संविधान ने दिया। शिक्षा का अधिकार संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। आपके खिलाफ कोई शोषण या जाति करता है, उसके खिलाफ मुकदमा लड़ने का अधिकार आपको दिया।
मंदिरों ने तो आप लोगों को हमेशा दासी बना करके, अछूत बना करके इस्तेमाल किया। आप जो इस वक्त इस मनुस्मृति के मुताबिक इन शास्त्रों की कायल हमारी पूरे देश की जो नारी जाति है वो पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास में जो संलिप्त पड़ी है, जबकि संविधान उनको डीसी बनने का अधिकार देता है, एसपी बनने का अधिकार देता है, एसडीएम तहसीलदार बनने का अधिकार देता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर बनने का अधिकार देता है, लेकिन एक मंदिर की महंत बनने का अधिकार नहीं देता। आप जिनकी पूजा कर रहे हो जो आपका शोषण करते हैं, अगर आप आस्तीन में सांप पालोगे तो फिर आपका भला कैसे होगा। इसलिए ये बुक्स ये गुलामगिरी का निचोड़ है और इसमें हमारे देश की बहबूदी छुपी है कि जिसमें मैंने जब जाट आरक्षण में पूरा हरियाणा जड़ा उस दिन मैंने कहा था कि भाई अगर जाटों को भी आरक्षण चाहिए तो 4 जातियां पीछे और रहेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पंजाबी, इनको भी रिजर्वेशन में शामिल करो और जातिगत जनगणना करके सभी जातियों का हिस्सा जितनी जनसंख्या है उसी के आधार पर इसे बांट दिया जाए। 100% आरक्षण ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है, अन्यथा कामगार समाज, चाहे किसान है चाहे मजदूर हैं, यही लोग किसानियत कर रहे हैं जो शूद्र समाज के लोग हैं, इन्हीं का शोषण, इन्हीं को नीच और इनके साथ भेदभाव जो चल रहा है उसको मिटाने के लिए इनको एकता के सूत्र में बांधना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने बोला कि एक दोहा जो दोहराया है, उस दोहे के ऊपर आज की राजनीति बड़ी उछाल के रूप में कहें, जिसको जैसे आपने कहा कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ये इसका क्या रीजन है कि इसी शब्द के ऊपर आज पूरे देश के अंदर एक राजनीति आज उबाड़ मानी हुई है, ये क्या रीजन है इसका? जब तक आपका चैनल मूक दर्शक है, अब मैं पूछूं आपने इस चैनल का नाम मूक दर्शक ही क्यों रखा? क्योंकि हम तो अभी तक मूक दर्शक ही बने रहे। हमें तो आंखें खोल कर चलना जरूरी है। मूक बधिर हमने नहीं होना, हमें मूक दर्शक भी नहीं होना, हमें अपने अधिकारों के लिए सजग होना है, जागृत होकर के अपने खिलाफ जो षड्यंत्र शोषण शास्त्रों के माध्यम से लिखे गए कि ढोल ग्वार शूद्र पशु नारी, कि क्या ढोल को जैसे पीट के काम लिया जाए, नारी शूद्र और पशु को पीट के काम लेंगे, ठीक उसी तरह पूजिए विपर चाहे गुण ही ना और मत पूजिए शूद्र को चाहे गुण समीना। अब उसको शूद्र को पूजनीय नहीं हो सकता चाहे कितना गुणवान हो, लेकिन एक मूर्ख से मूर्ख पंडित वो कितना भी हीन दीन हो वो पूजनीय है, क्योंकि उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ऐसी क्या विशेषता थी कि जो इस कुल के मनुवादियों ने जहाज बनाए, लैपटॉप बनाए, टीवी बनाए, क्या विशेषता थी इनकी जो इन्होंने कोई रॉकेट बना दिए, रॉकेट लॉन्चर बना दिए, या कोई इन्होंने टीवी बनाया, कोई रेल बनाई, जहाज बनाया, क्या बनाया इन्होंने जिससे कि भी इनके ज्ञान के ऊपर हम गर्व करें? इन्होंने स्वाय मूर्ख बनाने के और क्या बनाया इस शास्त्रों से? और उन ब्राह्मणों से हमारा कोई गिला नहीं जो कोई नौकरी कर रहा, खेती कर रहा, दुकान कर रहा, कोई अपना कारोबार धंधा करके अपने बच्चे पाल रहा, वो तो हमारा भाई है। लेकिन जो लोग मंदिरों में बैठ करके हमारी बहन बेटियों को, हमारे लोगों को नपुंसक बनाने में लगे हुए हैं, भगवान का डर दिखा दिखा करके, आज पूरा देश अगर लूट रहा है तो स्वर्ग और नरक के आधार से डर से लूटा जा रहा है कि जो भी कमावा दान पुण्य कर दो, सीधा स्वर्ग का टिकट पंडित जी से ले जाओ। पंडित जी भी एक व्यक्ति हैं भाई, आप तो किसी को दान देते नहीं, आप जाके स्वर्ग में कैसे जाओगे? आप क्या नरक में जाओगे? कोई पूछता नहीं। लेकिन हमने कहा कि स्वर्ग नरक कहाँ, इसी धरती पे स्वर्ग और नरक है। तेरे घर में मुकदमा बीमारी ने बच्चे कहने में दाल रोटी का जुगाड़ ठीक है, नींद बड़ी आवा है तो स्वर्ग। अगर इसकी बनिस्बत भाई भाई खून का प्यासा हो रहा, लट्ठम लट्ठी डर में नींद आवे ना, या पैरालाइज हो गया एक्सीडेंट में डॉक्टर ने पुट्ठा टांग रखा, तो इसी जीवन में नरक।
स्वर्ग और नरक कहीं आसमानों में नहीं, जिसकी वजह से जो मनुवादियों ने इन लोगों को लूटने का एक धंधा बना रखा कि जो भी कमाओ दान पुण्य करो स्वर्ग में चले जाएंगे। हम कहते हैं कि स्वर्ग और नरक तो इसी जीवन में इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आपने अपनी पार्टी का जो ये पंपलेट जो बनवाया हुआ है, तो इसमें आपने बोल रखा कि गरीबों को 300 यूनिट तक फ्री मुफ्त जो हम देंगे, तो क्या मुफ्त की योजना देश को ऊपर उठाती है या नीचे गिराने का काम करती है? जैसे मुफ्त तो आज वाली सरकार भी दे रही है, पीछे वाली सरकारों ने भी दिया है। देखिए, वैसे हमारे लोगों को दाने मुफ्त के खाने को चाहिए, रहने के लिए मुफ्त बिजली पानी चाहिए, शिक्षा भी फ्री चाहिए, जबकि मुफ्त इनको मिल कुछ नहीं रहा। हकीकत में हमने ना दाने लिखे ना हमने कुछ और चीज़ लिखी। हाँ, इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए बिजली अगर उसके पास नहीं है तो 300 यूनिट उस गरीब से गरीब आदमी के घर में रोशनी करके उसका बच्चा पढ़ ले, इसलिए यही अनुदान हम देंगे। अन्यथा इसके अलावा 100% आरक्षण जनसंख्या आधार पे देंगे, सभी जातियों को आरक्षित करेंगे। दूसरे पर क्या कि एक परिवार में एक नौकरी की सुनिश्चितता करेंगे। जिन घरों में 10-10 लग रही हैं, पति और पत्नी लग रहे, बेटे बेटियां लग रही, इस सिस्टम को ख़त्म करेंगे। तीसरी बात हमने कही थी कि हमारे जो इस वक्त हमारे भाई हैं जो लाचार हैं, किसानों को और मजदूरों को आधी लेबर, सरकार जैसे दूसरे देशों में किसानियत घाटे का सौदा है, उनको सपोर्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर 40% सपोर्ट सारी सरकारें करती हैं, क्योंकि जो लागत आज जिन्स की है वो लागत कवर नहीं होती। इसलिए अगर देश में खेती बचानी है तो मजदूरी सरकार को आधी देनी पड़ेगी, आधी देंगे वो जिसके खेत में काम होगा। और चौथी बात हमने कही थी महिलाओं की, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो 33% का बिल आया था उसे हम लागू करेंगे। और चौथी अभी बात तो जैसी सरकार कह रही है कि हम 50% आरक्षण करेंगे महिलाओं के लिए, पर देश, हाँ 50% वो करेंगे, हम तो कहेंगे कि 50 से भी अगर उनकी संख्या 51 है तो हम 51 करें। पर देश में एक शिक्षा नीति लागू की जानी जरूरी है। आप गरीब हैं, आपका बच्चा कहीं मतलब जो है ना सब निम्न स्तर की शिक्षा ले रहा है, और जिनके पास पैसे हैं वो हाई क्वालिटी की एजुकेशन जो है ना अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कंपटीशन लड़ो। भाई कंपटीशन तो तब लड़ा जाएगा शिक्षा नीति एक होगी। और छठवीं हमने बात की थी कि जो घुमंतु और विमुक्त जातियां हैं उनको वो दर्जा जो पीछे हम SC ST OBC में देते रहे हैं उनको भी साथ में मिलना चाहिए। इस तरह भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों, कारीगरों को भी हम ब्याज रहित कर्जा देंगे कि जिससे वो अपना उद्योग धंधा सेटल करके बराबर में आ सके। जैसे इसमें आपने लिखा है कि यार बता मतलब इतने रोजगार नहीं मिलेगा, 10,000 रुपये जो लिखा है आपने, कि इस 10,000 का क्या मीनिंग समझे? मीनिंग आप इसका सीधा सीधा समझें कि शिक्षा के बाद उसके सेटलमेंट के लिए तो उसे कर्जा दे सरकार, या उसे जो है ना बेरोजगारी भत्ता दे, ताकि वो अपने जीवन में उस पैसे से अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, जिन्होंने पैसा लगा करके उसको इतनी शिक्षा दी थी। जब हम इतने अडानी अंबानी के कर्जे जो 20 लाख करोड़ माफ़ कर सकते हैं, जो हम इतने लोग भगोड़े इस देश का पैसा लेकर के मुट्ठी भर लोग चले गए हैं, ये तो उनका जो है ना कोई 10वां हिस्सा भी नहीं है सिस्टम का। तो इसलिए सिस्टम को सुधारना, बैलेंस करना ही जरूरी है। राजकुमार सैनी जी कह रहे हैं कि बैलेंस बनाना जरूरी है, एक देश एक शिक्षा होनी जरूरी है, शिक्षा पे सुधार इस मानव जीवन के मेन सिद्धांतों में एक सिद्धांत है। अभी हमारे साथ जो सैनी साहब ने बड़े विस्तार से
जानकारी दी कि यदि इनका सरकार कहलाती है तो ये इस प्रकार से जो सुविधाएं जो कही जाए आम आदमी को देने की बात कही है। आम आदमी को किस प्रकार से सुविधा दी जा सकती है, ये इनका पैम्पलेट जो बनवाए हैं सैनी साहब ने, उसके अंदर इन्होंने लिखवाया हुआ है क्लियर कि हम किस प्रकार की सुविधाएं देंगे। तो हमारे साथ अभी आप देख सकते हैं कि राजकुमार सैनी जी ने बड़े विस्तार से बताया है। आप देख रहे हैं MN इंडिया न्यूज़। थैंक्स। चलिए भैया, भूख लग